हेलो। तो आज हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये क्या है, एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है। क्या बॉडी फ्लूइड जो है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है किसका, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट एंड हार्मोन्स वगैरह का इनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, बॉडी फ्लूइड, जो कि क्या है मेनली तो हम ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड है और लिम्फ भी है, लिम्फ भी करवाता है, जैसे फैट का, हार्मोन्स का लिम्फ करवाता है। ठीक है, जैसे कि हमने डाइजेशन के अंदर थोड़ा लिम्फ देख लिया था। तो वैसे हम सर्कुलेशन के अंदर तो केवल ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फंक्शन वगैरह जो है ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोटेक्शन है, रेगुलेशन है। रेगुलेशन क्या करता है, ये बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखता है, पीएच को रेगुलेट करके रखता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखता है। तो ये इसके कुछ क्या रेगुलेशन वगैरह है। और ये भी हम देख चुके हैं पहले कि जो है टाइप ऑफ सर्कुलेशन, ओपन और क्लोज, दो टाइप का सर्कुलेशन होता है एनिमल्स के अंदर। ओपन सर्कुलेशन किस में होता है, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस के अंदर होता है। उनके अंदर एक क्या है, हीमोसील होती है, एक कैविटी होती है जिसे हीमोसील बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, ब्लड ऐसे ही भरा रहता है ना, फिल रहता है ब्लड, और उसके अंदर जो है बाथड रहते हैं, मतलब डूबे रहते हैं क्या ऑर्गन। ठीक है, ऐसा रहता है। उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होते ओपन के अंदर। क्लोज के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं, एनिलिडा टू वर्टिब्रेटा तक होता है ये क्लोज सिस्टम। इसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं। वो वेसल्स क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन तक, यानी कि हर ऑर्गन तक क्या है ब्लड वगैरह लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बस ये है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना। अब हम मेन जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पर ये थोड़ी सी थीम बनी है, फिर यहाँ से चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट है अपना, है ना। जैसा कि दे रखा है, जैसे कि ब्लड कंपोजिशन वगैरह जो सिलेबस में दे रखा है हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, आप बिल्कुल बने रहें। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्या, टू मेंटेन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू रिक्वायर्ड सर्कुलेटिंग फ्लूइड, है ना। तो जो टिश्यूज़ हैं उनको हेल्दी बनाए रखने के लिए, उनको मेंटेन बनाने के लिए एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड की आवश्यकता है, यानी कि चलता रहना चाहिए वो फ्लूइड, यानी कि लगातार में न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते आए, है ना। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस को लगातार लाता रहे। और जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है कि इनके अंदर टिश्यूज़ के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हैं उनका रिमूवल करता रहे। कौन करेगा ये, बॉडी फ्लूइड, जो कि ब्लड है। हम मेनली ब्लड पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। वैसे तो लिम्फ भी है, ठीक है, लिम्फ भी काफ़ी डिवरीज पार्टिकल वगैरह उनका वो भी रिमूवल करवाता है ना। ठीक है, रोक लेता है जो वैसे घातक जो होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी जो फ्लूइड है वो स्पंजेज एंड सीलेंट्रेट के अंदर क्या वाटर है, वाटर जो है स्पंजेज एंड सीलेंट्रेट के अंदर है। और ह्यूमन के अंदर क्या है, ब्लड जो है एंड लिम्फ जो है, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन के अंदर ब्लड है ना, सर्कुलेटरी, और लिम्फ भी है ना। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, अब आते हैं वेस्कुलर सिस्टम। उसके अंदर क्या होता है, ब्लड तो होता है, ये हार्ट होता है, और ब्लड वेसल्स होते हैं, ये वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे हम वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं ब्लड को, है ना। ब्लड का एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। अब जैसे ब्लड है, ये ब्लड है इसके अंदर, ठीक है। अब इस ब्लड के अंदर बताओ कितने परसेंट में प्लाज्मा है, कितने परसेंट में इसके अंदर कॉर्पस्कल्स हैं, यानी कि सेल्स हैं, यानी कि फॉर्म एलिमेंट है ना। तो कितने हैं, तो देखो वही कंपोजिशन है यहाँ, ब्लड कंपोजिशन मेनली, है ना। तो ब्लड कंपोजिशन देखते हैं, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितना होता है, जितना भी ये ब्लड है उसका कितना परसेंट, 55% प्लाज्मा होता है। तो 55% ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसा, स्ट्रॉ कलर का होता है, और विस्कस फ्लूइड होता है। और प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% क्या होता है, वाटर होता है। प्रोटीन्स कितने होते हैं, 6 to 8% प्रोटीन होते हैं, बाकी 2% में न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो 6 to 8% के अंदर क्या होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह 1% में मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं ना, मतलब बाकी के जो बचा परसेंट है 2 से 3%, ठीक है, उसमें क्या है ये आ जाते हैं। तो प्रोटीन जो है वो कौन कौन सी, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, फाइब्रोनिजन है। तो एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सी प्रोटीन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो डिफेंस मैकेनिज्म में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन करती है, और फाइब्रोनिजन तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, अभी हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, वो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, है ना। मिनरल्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड के आयन होते हैं। ये सारे आयन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, आयन की फॉर्म में होते हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन, है ना, कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग, है ना, ऑफ द ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, है ना,
इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो है प्लाज्मा के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझिए बात को। वो एक्टिवेट कैसे होंगे अभी हम क्लॉटिंग जब पढ़ेंगे उसमें हमें पता लग जाएगा कैसे एक्टिव होते हैं, कैसे क्लॉटिंग होती है, सारा हम पढ़ेंगे। अब आते हैं फॉर्म एलिमेंट्स पर। फॉर्म एलिमेंट्स कितने बचेंगे? 55% में प्लाज्मा, तो बचे कुछ जो एलिमेंट है कॉर्पस्कल्स हैं, सेल्स हैं, वो क्या 45% ऑफ ब्लड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो देखते हैं जो किधर, एक सेकेंड, हाँ, तो फॉर्म एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स और होता है WBC, है ना, यानी कि ल्यूकोसाइट। अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले एरिथ्रोसाइट्स देखते हैं। एरिथ्रोसाइट जो है आल्सो कॉल्ड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, है ना, या फिर रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। कॉर्पस्कल्स यानी कि एलिमेंट्स, है ना, तो रेड ब्लड एलिमेंट है ना, या फिर कॉर्पस्कल्स हैं, या सेल भी बोल सकते हैं। मोस्ट अबुंडेंट ऑफ द ऑल ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स हैं किसके अंदर? ब्लड के अंदर, उन सब में सबसे ज़्यादा क्या है? एरिथ्रोसाइट है। कितना है? काउंट इन ए हेल्दी ह्यूमन में कितना है? 5 to 5.5 मिलियन पर mm³। अब ये, अब मैं सोचने के लिए आपको बता देता हूँ ये कितना है, बताओ कितना बड़ा नंबर है। मालूम है आपको कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, ये याद रखना, कितना होता है 1 सेंटीमीटर में? 1 ml होता है ना, और 1, ये फिजिक्स में काम आ जाएगा, है ना, 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना होता है? 1 लीटर होता है। ठीक है, तो बताओ 1 mm³ में कितना होगा? बताओ, 10⁻⁻⁶ लीटर होगा या नहीं? आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ठीक है इतना होता है, समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो इतना मतलब ml से भी बहुत कम, 0.001 ml इतने लगभग होता है। और ये कितने में होता है? 0.001 ml के लगभग में कितना वो होता है ब्लड सेल्स RBC? बताओ, 5 to 5.5 मिलियन इतनी सेल होती है ना, यानी कि 50 लाख से 50.5 लाख, मतलब है ना, 50 लाख के लगभग क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। कौन सी? RBC। अब देखो मज़ा आया ना, मतलब एक बूंद जो ब्लड है, एक बूंद ब्लड में इतनी RBC होती है। ठीक है, समझे ना बात को आप, है ना? ठीक है, ये बस समझाने के लिए थोड़ा सा ब्रेन खुले, है ना। तो फॉर्म इन रेड बोन मेरो, तो ये जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो कहाँ बनती हैं? रेड बोन मेरो में बनती है एडल्ट के अंदर। और कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है शेप के अंदर, जैसे ऐसी होती है बाइकॉनकेव। अरे डायग्राम और राइटिंग की तो दिक्कत है, ऐसी होती है बाइकॉनकेव, है ना। ये 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बालूशाही खाई है आपने कभी, तो बालूशाही जैसी स्ट्रक्चर होती है ना। तो ये क्या बाइकॉनकेव होती है इन शेप में। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, है ना। रेड इन कलर ड्यू टू द हीमोग्लोबिन डिपोजिशन, हीमोग्लोबिन के डिपोजिशन के कारण इनका कलर रेड होता है। रेड क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 जो है आयन होते हैं ना, जो 4 ऑक्सीजन को लेकर के जाती है, जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में देखा। हीमोग्लोबिन इज Fe कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अबाउट 12 to, ये बात याद रखनी है, ये वाली बात याद रखनी है, 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? बताओ, 100 ml के अंदर 12 से 16 ग्राम क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और 10⁻⁻⁶ लीटर बोल लो, या फिर, है ना, उसके अंदर जो है कितना एरिथ्रोसाइट्स होती है? 5 to 5.5 मिलियन होती है ना। लाइफ स्पान जो होता है, इसका जीवन काल जो होता है, लाइफ स्पान किसका? एरिथ्रोसाइट का 120 डेज होता है, ये भी बात याद रखना। और ग्रेवियार्ड ऑफ RBC का स्प्लीन है, यानी कि जब ये मर जाती हैं 120 दिन के बाद, तब ये कहाँ पर, इनका जो मुर्दा घर है क्या, ग्रेवियार्ड कहाँ है? RBC का स्प्लीन है। उसके अंदर इन स्प्लीन से क्या बनता है? इनको फिल्टर करके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह, है ना, सारे वो बनाकर पिगमेंट्स वगैरह बना करके हेल्प करता है ये, है ना। ठीक है, बाइल वगैरह भी बनाता है, ये लिवर के अंदर भेजता है, तो वो अलग प्रोसेस है। तो आपको ये बात याद रखनी, ग्रेवियार्ड ऑफ RBC स्प्लीन है। ठीक है, अब आते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को। इसका साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर में होता है ना। ठीक है,
साइज है ना, 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो है, रेड बोन मैरो है ना। तो ये जो बोन मैरो है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, उन मेगा कैरियोसाइट से क्या बनता है, प्लेटलेट्स बनता है या थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। ये कितने होते हैं, 1.5 लाख टू है ना 1.5 लाख टू 3.5 लाख है ना, 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स होती हैं पर mm³ ऑफ ब्लड। पर mm³ ब्लड समझ रहे हैं ना, mm³ ब्लड समझ रहे हैं ना, ठीक है। दे रिलीज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सो रिडक्शन इन देयर काउंट लेड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉज एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। अगर इनके जो काउंट में अगर इनका नंबर कम हो जाता है तो वो क्या है, एक डिसऑर्डर बन जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड लॉस हो सकता है ना, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है ये है ना, ठीक है। तो अगर इनका ब्लड में काउंट कम है और थोड़ा सा भी अगर कहीं कट लग जाता है तो फिर वो ब्लड का रिसाव होता रहता है, वो रुकता नहीं है ब्लड है ना। प्लेटलेट्स बहुत ज़रूरी हैं क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट जो कॉर्पस्कल्स है ना, जो WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कलरलेस होते हैं, ये बात याद रखनी है, कलरलेस होते हैं ड्यू टू लेक ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती हैं। RBC जो है न्यूक्लियोटाइड नहीं होती है ना, एन्यूक्लियोटाइड होती हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होता है उनके अंदर, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है। टोटल ल्यूकोसाइट जो है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना होता है, 6000 to 8000 पर mm³। mm³ का मतलब जान रहे हैं ना, 10⁻⁻6 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 0.001 ml, यानी ml का 1000वां हिस्सा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतने कम अमाउंट में ml, समझ रहे हैं ना, 1 ml कितना सा होता है, ठीक है। जैसे एक चम्मच है, चम्मच जो है लगभग 2 ml का होता है, अपना जो है, जो स्मॉल चम्मच है ना, स्पून बोलते हैं, 2 ml का होता है लगभग, 2-2.5 ml का, 2 का ही होगा, 2 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, 2 का नहीं होगा, 1 ml का ही होगा वो। तो उसका 1000 हिस्सा, समझ रहे, मतलब बूंद के बराबर भी नहीं है ना। इतने से ब्लड के अंदर 6000 से 8000 क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, है ना, इतने से ब्लड के अंदर है ना, 1 mm³ है ना, 1 mm³ ब्लड के अंदर WBC 6 से 8000 है ना, RBC कितनी होती है बताओ, 5 to 5.5 मिलियन, ये मिलियन में है। और जो होती हैं क्या, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स जो बोलते हैं जिनको, वो कितनी होती है, 1.5 लाख to 3.5 लाख है ना, इतनी होती हैं है ना, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर ये डाटा क्या इंपॉर्टेंट है, ये किसमें, 1 mm³ के अंदर है ना। तो ये समझाने के लिए आपको मैंने वो कंपेयर किया था किससे, ml और लीटर से, बाकी ये ml लीटर में नहीं दिया जाएगा, mm³ में ही दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं WBC जो है उसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है WBC, मेनली 2 टाइप्स की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स यानी ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इनमें, है ना, ग्रेन्युलोसाइट्स में। एग्रेन्युलोसाइट्स में कोई ग्रेन्यूल्स वगैरह नहीं होते, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर जो है वो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स, है ना, नियो इयो बेसो है ना, ऐसे याद रख लेना। तो न्यूट्रोफिल्स जो है, जो टोटल WBC है उसका 60 to 65% है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का। ये क्या करती है, फैगोसाइटोसिस करती है फोरिजन, और जो कुछ भी वैसे जो है बाहर के जो फोरिजन ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या फिर कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है अलग, हमारी बॉडी से अलग है, तो उसका फैगोसाइटोसिस करती है, उसे खा जाती है, क्या, न्यूट्रोफिल्स। ये क्या, ग्रेनुलोसाइट्स है एक प्रकार से, इसमें काफ़ी सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो 60 to 65% सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। उसके बाद आती है इयोसिनोफिल ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर, ये 2 to 3% है टोटल ल्यूकोसाइट का, है ना। ये क्या करता है, इयोसिनोफिल रजिस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है, एलर्जी हो जाती है तो इयोसिनोफिल्स जो है वो उस पर रजिस्ट करती है, इन्फेक्शन को रजिस्ट करती है। अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है मान लेते हैं, और जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें इयोसिनोफिल का जो है अमाउंट बढ़ा हुआ पाता हमें, यानी कि इयोसिनोफिल एक्टिवेट है मतलब एलर्जी हुई है, ऐसे चेक करते हैं, ठीक है।
ब्लड को ना। बेसोफिल्स जो है ये क्या करता है, ये कितना होता है 0.5 to 1% आता है। नॉर्मली जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो इसका जो है उसके अंदर जो है 0% ही आता है, वैसे नॉर्मली क्लिनिक्स पर करवाते हैं तो, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होती है। ये क्या सीक्रेट करती है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन वगैरह रिलीज करती हैं, है ना। इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो सूजन वगैरह हो जाती है उसके अंदर ही ये इन्वॉल्व करती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं ब्लड को डाइल्यूट करती हैं, ब्लड वेसल्स को डाइल्यूट करती हैं, है ना, ठीक है। हेपेरिन वगैरह है ना, ये डाइल्यूट करते हैं, हिस्टामिन वगैरह, ठीक है। तो ये कितना होता है 0.5 to 1% होता है बेसोफिल्स। समझे आप बात को। अब आते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, उनमें होता है एक मोनोसाइट्स, एक होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो मोनोसाइट कितना होता है, टोटल जो ल्यूकोसाइट काउंट है उसका 6 to 8% होता है। ये भी फैगोसाइटोसिस ऑफ फॉरिजन ऑर्गेनिज्म करती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स करती हैं। इन दोनों का सेम फंक्शन है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का। और लिम्फोसाइट है वो कितना है, सेकेंडली सबसे लार्जेस्ट पाई जाती है नंबर में WBC के अंदर, 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। 2 टाइप्स मिलते हैं, है ना, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट मिलती है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। हमारे सिलेबस के अंदर इम्यूनिटी वगैरह नहीं है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर ये टॉपिक है, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बी लिम्फोसाइट है ना, प्लाज्मा बी मेमोरी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, ग्राफ्टिंग वगैरह वो, है ना, सारा जो हम देखते हैं, लेकिन अब सिलेबस में नहीं तो वो अननेसेसरी हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। तो ये डाटा आपको मालूम है, तो ये डाटा याद होना चाहिए। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा, उससे कम लिम्फोसाइट है ना 20 to 25%, उससे कम क्या है मोनोसाइट्स हैं 6 to 8%, उससे कम इओसिनोफिल है और सबसे कम बेसोफिल्स है, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रख लेना है। और ग्रेनुलो 2 ही हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, बाकी ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ब्लड ग्रुप पर। जैसा कि सिलेबस में दे रखा है ब्लड ग्रुपिंग भी देखनी है हमें, हमने ब्लड कंपोजिशन देख लिया, सिलेबस के अंदर दे रखा है। अब ब्लड ग्रुपिंग देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंटीजन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो सरफेस है, जैसे आरबीसी है ना, ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पर कौन सा एंटीजन है उस बेसिस पर वह उसका ब्लड ग्रुप होगा। वेरियस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एग्जिस्ट टू सच ग्रुपिंग आर, एक तो है एबीओ ग्रुपिंग होती है, ABO ब्लड ग्रुप होता है, और एक होता है RH ग्रुपिंग, RH पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। हम देखते हैं ना किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, B पॉजिटिव है, तो ये B पॉजिटिव का मतलब है ये RH पॉजिटिव है। किसी का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है, यानी कि ये RH नेगेटिव है, यानी कि इसमें केवल क्या है RH ब्लड ग्रुपिंग नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में यहाँ देखेंगे, समझ में भी आ जाएगा हमें। ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं, ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे ए ब्लड ग्रुप है, तो बताओ ए ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी पर, उसकी जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, तो ए एंटीजन होगा, ठीक है, ए एंटीजन होगा। अब ये कोई आरबीसी में बना देता हूँ, 1 सेकंड बस, है ना। ये आरबीसी है, ठीक है। इसकी सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा बताओ, इसकी सरफेस पर ए एंटीजन है, ए है। अब देखो कोई ए एंटीजन ही इसके पास आएगा तो ये तो सेम है, दोस्ती कर ले, कोई नहीं भाई आजा आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पास एंटीबॉडी, यानी कोई भी बॉडी है उसके अगेंस्ट जो चीज़ है वो क्या है, बी एंटीबॉडी है, इसके लिए बी एंटीबॉडी है। ए के पास क्या होगी, बी एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, जो इसका जो प्लाज्मा है ना, जैसे सरफेस पर तो ये है और इसका जो प्लाज्मा है उस पर क्या है, एंटीबॉडी क्या है, बी है। अब देखो अगर कोई बी ब्लड ग्रुप आया तो बी ब्लड ग्रुप पर क्या होता है, एंटीजन बी है, बी एंटीजन आया तो इसको कौन मार देगा, एंटीबॉडी बी है तो बी इसको मार देगी, इसके एंटी है। समझे बात को, अभी समझ में आ जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो डोनर ग्रुप्स कौन हो सकते हैं कि इसको ए के पास कौन आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, ओ आ सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई भी क्या नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है। तो ये एंटीबॉडी किसको मारेगा बताओ, ये तो बी को मारेगा ना, बस बी एंटीजन को मारेगा, ए वाला। ओ को तो नहीं मार सकता ना, ओ के पास तो कोई एंटीजन नहीं है। अब देखो जो मैंने बोला है वो आपको समझ में आया है या नहीं क्या पता, लेकिन देखो यहाँ एंटीजन ऑन आरबीसी ए ब्लड ग्रुप पर तो ए होता है और एंटीबॉडी क्या होती है, बी होती है। और डोनर कौन से ग्रुप हो सकते हैं, इसको डोनेट कौन कर सकते हैं,
इसको कौन कौन डोनेट कर सकते हैं, ए कर सकता है और ओ कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी पर जो एंटीबॉडी है वह एंटी ए है, यानी कि बी पर क्या है, ए नहीं आ सकता, यानी कि बी को हम ए ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, बी को हम बी दे सकते हैं, और ओ तो सबको दे ही सकते हैं क्योंकि ओ के पास तो कोई भी एंटीजन है ही नहीं ना, ठीक है। अब आते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसके पास कौन कौन से एंटीजन है, दोनों एंटीजन है, ए भी है बी भी है ना। तो वो किसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगा, क्या ए के प्रति बनाएगा, नहीं भाई, ए तो है उसके पास ऑलरेडी, बी भी है, तो किसी के प्रति क्या है वह एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो ए बी जो ग्रुप है उसके अंदर क्या एंटीबॉडी है ही नहीं, ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन ए एंड बी है। अब बताओ एंटीजन ए एंड बी है तो ए इसके पास जाएगा तो रख लेगा, बी इसके पास जाएगा रख लेगा, ठीक है। ए बी इसके पास जाएगा तो रख लेगा, ओ जाएगा रख लेगा। तो ये सब क्या है, इसके डोनर हैं, और ए बी क्या है, रिसेप्टर है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल क्या है, रिसेप्टर है। और इससे हमें क्या पता, ओ सब में आ रहा है, ओ क्या है, यूनिवर्सल क्या है, डोनर है, ठीक है। अब बात करते हैं ओ की। ओ के पास कोई भी क्या एंटीजन है ही नहीं, कोई एंटीजन नहीं है, तो वह सबके प्रति एंटीबॉडी बनाएगा, यानी ओ ए के प्रति भी एंटीबॉडी बनाएगा और बी के प्रति भी एंटीबॉडी बनाएगा। ए देंगे इसको तो क्या करेगा, मर जाएगा ना ए, इसके पास कोई एंटीजन तो है नहीं, एंटीबॉडी है तो ए को ख़त्म कर देगा, बी को भी ख़त्म कर देगा। तो ओ केवल किससे लेता है, ओ से ही लेता है ओ, और किसी से लेगा ही नहीं ओ। तो ओ सबको दे तो सकता है, लेकिन लेने की बात आती है, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, वो बीमार है, तो उसके लिए ओ ब्लड ग्रुप ही चाहिए। अगर ए भी है, ए बी वाला जो है वो किसी से भी ले लेगा, बी वाला जो है वो क्या बी और ओ से ले लेगा, चलो 2 चांस है, ए वाला ए और ओ से ले लेगा, 2 चांस है। लेकिन यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, ओ वाला ओ से ही लेगा, है ना, जो भी किससे, ओ नेगेटिव से। अगर ये क्या है, नेगेटिव है, RH नेगेटिव है तो, और है ना, समझे, ओ नेगेटिव असली जो है डोनर है, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है। अब देखते हैं RH ग्रुपिंग समझेंगे तब आप ओ नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव अभी समझ जाएंगे, ठीक है। तो RH ग्रुप क्या है, RH क्या, बेस्ड ऑन RH एंटीजन। किसी जैसे अभी एंटीजन क्या था, ए और बी एंटीजन तो है ही साथ में RH एंटीजन भी आ जाता है। RH एंटीजन अगर सरफेस पर आ जाता है ये एंटीजन, तो क्या है, RH ग्रुपिंग होगी उससे। RH पॉजिटिव होगा एंटीजन है तो, नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। तो ये जो RH ग्रुप है ये क्यों है, सिमिलर एंटीजन प्रेजेंट था रेसस मंकी, रेसस जो मंकी था, है ना, ह्यूमन से रिलेटेड मंकी है ये, आज का मॉडर्न मंकी नहीं, ये रेसस मंकी है ना। तो ये रेसस मंकी जो है इसमें RH ग्रुपिंग पाई जाती है, ठीक है। तो RH ग्रुप है ना, अगर RH ग्रुप जो है पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो मतलब RH एंटीजन जो है RBC पर प्रेजेंट है ना, और RH नेगेटिव है तो RH एंटीजन एब्सेंट है। तो RH पॉजिटिव जो है ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उनमें 80% जो भी आप देखेंगे, किसी का ब्लड ग्रुप अगर चेक करवाएंगे लगभग 100 में से 80 का क्या है, पॉजिटिव आएगा, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ह्यूमन की 80% RH पॉजिटिव है और 20% RH नेगेटिव है, ठीक है। अब RH एंटीबॉडी इन प्लाज्मा किसके अंदर, RH पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट होगी या प्रेजेंट होगी, बताओ, आप ही बताओ, देखो सोचो। ये जो है RBC है, ये क्या RH एंटीजन है इसके पास, तो RH एंटीजन है तो ये RH पॉजिटिव हुई। अब ये RH पॉजिटिव हुई तो इसके पास एंटीबॉडी होंगी क्या, अगर एंटीबॉडी होंगी तो ये खुद को ही मार देंगे ना, RH की एंटीबॉडी तो RH को मार देंगी। लेकिन जो RH नेगेटिव है उसके पास क्या, बिफोर RH एंटीजन एक्सपोजर, जब तक हम ये जो RH नेगेटिव है इसको किसी RH पॉजिटिव ब्लड वाले उसके साथ एक्सपोजर नहीं करवाते, तब तक इसके अंदर एंटीबॉडी जो है नहीं होती हैं। देखो ये ब्लड सेल अभी समझ में आ जाएगा, इसके पास कोई RH नहीं है, RH नहीं तो एंटीबॉडी होगी क्या इसके अंदर, नहीं होगी, एंटीबॉडी भी नहीं होगी, RH से भी मतलब नहीं है। एंटीबॉडी कब बनाएगा, ये कब बनाएगा, जब इसके पास हम कोई RH पॉजिटिव वाली क्या RBC लेकर के आए हम, अब इसने इसको देखा, यानी कि इसके पास आई, तो ये इसे क्या समझे कि ये तो मेरे से अलग है, तब ये क्या बनाएगी, इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा RH के प्रति, RH एंटीबॉडी बनाएगा। फिर अगली बार ये आएगी ना, तब इसको खत्म कर देगी RH पॉजिटिव को, कौन, RH नेगेटिव वाली। आप समझे ना, धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ में। तो आफ्टर RH एंटीजन एक्सपोजर, हाँ इसके पास क्या है,
RH एंटीबॉडी बन जाती है इसके प्लाज्मा में, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट RH एंटीजन, तो RH एंटीजन के अगेंस्ट क्यों करेगा ये भाई, ये तो खुद ही RH पॉजिटिव है, तो RH को क्यों मारेगा, ये नहीं मारेगा। लेकिन ये करता है, हाँ करता है, क्योंकि अगर इसके पास आता है सेकंड एक्सपोजर में तो ये मार देता। पहली बार तो ये समझने में टाइम लगा था, अच्छा ये है, ठीक है। अब डोनर कौन है, RH पॉजिटिव को कौन दे सकता है, RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव तो दे ही सकता है, और RH नेगेटिव भी दे सकता है। क्यों, नेगेटिव के पास तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो उससे इसे क्या प्रभाव पड़ेगा RH पॉजिटिव को, समझे बात को या नहीं, धीरे से सोचो, सोचा। RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव दे सकते हैं RH पॉजिटिव को, लेकिन RH नेगेटिव को कौन दे सकता है, केवल RH नेगेटिव, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है RH का। तो अगर RH पॉजिटिव दे देंगे इसके पास, तो वो तो एंटीबॉडी बना लेगा RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव के प्रति अभी बताया था ना, वो समझे ना बात को, ठीक है। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो धीरे धीरे दोबारा देख लेना, नोट करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर कौन है, O नेगेटिव है, O नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब RH नेगेटिव, और यूनिवर्सल जो है रिसिपिएंट जो है यूनिवर्सल है ना, वो है AB पॉजिटिव, सबसे लेते आओ भाई, है ना, ठीक है। समझे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ये क्या है, ये देखते हैं, है ना, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ये RH जो एंटीजन है उसके कारण ये होता है, यानी जो प्रेगनेंसी में जो फीटस होता है सेकंड प्रेगनेंसी में वो मर जाता है एनीमिया के कारण, है ना, या फिर एनीमिया हो जाता है ना, सीवियर कंडीशन हो जाता है ना। तो क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, समझो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मदर जो है RH नेगेटिव है ना, और फीटस जो है RH पॉजिटिव है, उसके अंदर जो बच्चा है वह RH पॉजिटिव है, न्यूबॉर्न जो है RH पॉजिटिव है, नया जो पैदा हुआ। अब जब पैदा होता है तो पैदा होने पर क्या होता है, जो फीटस और माता और बच्चे का जो है फीटल एंड मैटरनल जो ब्लड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी के दौरान। पार्चुरेशन वगैरह हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया है अच्छे से, है ना। तब ट्रांसफ्यूजन हो जाता है या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है एक दूसरे के साथ। तब क्या होता है, जो मदर की क्या होती हैं RH जो मदर की जो है क्या है ब्लड सेल्स हैं वो RH नेगेटिव हैं, तो वो क्या बना लेती हैं, एंटीबॉडी बना लेती हैं, सिंथेसाइज RH टू RH एंटीजन के प्रति क्या बना लेती है, क्योंकि RH एंटीजन आया कहाँ से, RH पॉजिटिव से, ये बेबी का है, और ये मदर का जो है RH नेगेटिव है। तो जैसे बेबी का ब्लड किसके अंदर जाता है, माँ के अंदर जाता है, थोड़ा सा फ्यूज हो जाता है, तो माँ की जो RBC हैं वो क्या बना लेती हैं, एंटीबॉडी बना लेती है किसके प्रति, RH एंटीजन के प्रति, क्योंकि वो RH एंटीजन के प्रति क्या है, सेंसिटिव है RH एंटीजन के प्रति। कौन है, माँ, तो उन्होंने बना ली, पहली प्रेगनेंसी तो हो गई, पहला बच्चा हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर RH पॉजिटिव ही बच्चा है, उसका बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव ही है, तब क्या होगा, तब जो माँ की जो पहले जो सेल्स हैं उन्होंने एंटीबॉडी बना ली है ना, वो क्या करेंगे, रिपीट एनकाउंटर विद फीटल RH एंटीजन। तो फीटल का जो RH एंटीजन है उसके प्रति क्या करेंगे, वो एनकाउंटर करेंगी, फिर रैपिड प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडी करेंगी जो IgG है, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन G है ना, ये बॉडी बना लेंगे, एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी बना लेंगे, किसके द्वारा, मदर के द्वारा, मदर का जो ब्लड है ना, किसके प्रति, RH एंटीजन के प्रति। RH एंटीजन किसके पास है, फीटस के पास है, समझे आप बात को या नहीं, ठीक है। फिर मदर की जो है RH एंटीबॉडी, मदर की RH एंटीबॉडी कहाँ जाएंगी, प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाएंगी, जैसे IgG है ना, क्रॉस करके कहाँ जाएंगी, फीटस के पास जाएगी। RH एंटीबॉडी जो है अटैच विद फीटस RH एंटीजन ऑन RBC पर अटैच हो जाती हैं, और फिर क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल RBC, जो RBC है होती है फीटस की या फीटल की, है ना, जो पेट में बच्चा है उसकी जो RBC है उनको डिस्ट्रक्शन कर देती है, उनको मार देती है, ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है, जिससे बच्चे में क्या होता है, सीवियर एनीमिया हो जाता है, बहुत खतरनाक तरीके से ब्लड की कमी हो जाती है, और पीलिया हो जाता है बेबी को, जिससे क्या है मैक्सिमम टाइम में बच्चा मर जाता है। इसलिए RH के जो है इंजेक्शन लगाए जाते हैं, RH एंटीजन वगैरह के, है ना। समझे आप बात को, समझ गए होंगे।
वैसे ये लिखा हुआ है तो आराम से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंजरी या ट्रॉमा वगैरह हो जाता है ना, तो क्या होता है प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू क्या होते हैं, दोनों मिलकर क्या निकालते हैं, एक फैक्टर रिलीज करते हैं, रिलीज सर्टेन फैक्टर, कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं। कौन, प्लेटलेट्स जो ब्लड के अंदर, और इंजर्ड जो टिश्यू है वो खुद भी रिलीज करता है, कुछ फैक्टर्स रिलीज करता है। देखो जैसे ये हाथ है आपका, ठीक है, यहाँ पर कुछ कट लग गया तो यहाँ पर जो कट का जो हिस्सा है उस टिश्यू का वो, और वहाँ पर जो प्लेटलेट्स है ब्लड के अंदर वो एक सर्टेन फैक्टर रिलीज करते हैं। ये फैक्टर क्या है, ये जो फैक्टर हैं ये इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं, ये वाले फैक्टर जो रिलीज हों ये क्या करते हैं, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, है ना, किसमें एक्टिवेट कर देते हैं, और वो क्या बना देते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या एक्टिवेट किसको कर देते हैं, ये सारे ये जो सर्टेन फैक्टर रिलीज करते हैं ये क्या है, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट्स कर देते हैं, है ना, जैसे कि थ्रोम्बोकाइनेज जो कॉम्प्लेक्स है उसे। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज कहाँ किसके इनकी हेल्प से बना, प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू की हेल्प से। ठीक है ना। फिर ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये किसको एक्टिवेट करेगा, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड के अंदर है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में किस में हो जाएगा, थ्रोम्बिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन की हेल्प से। समझे आपको। फिर ये जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन एक्टिव है। अब एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जहाँ पर जन पीछे लगा होता है समझने लेना, एक्टिव है, पेप्सिनोजन, फाइब्रिनोजन, तो इनएक्टिव है। इनएक्टिव को एक्टिवेट करने के लिए क्या है, थ्रोम्बिन आता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइब्रिन में। फाइब्रिन एक्टिव होता है। फाइब्रिन कैसा होता है, रेडिश ब्राउन स्कम ब्लड क्लॉट बना देता है। फाइब्रिन का है, नेटवर्क बनाता है, ठीक है। और नेटवर्क में क्या है, जो ब्लड जो है, ब्लड की जो सेल्स है वो फंस जाती हैं, जो डेड वगैरह होती है ना, तो नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन का नेटवर्क बन जाता है, फाइब्रिन बन गई, है ना। टिश्यू कट की जगह ऐसा नेटवर्क बना देते हैं। अब इन नेटवर्क के अंदर, ठीक है, इस जाल के अंदर क्या, ट्रैप, डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट, डैमेज जो फॉर्म एलिमेंट है, आरबीसी वगैरह जो भी हैं वो सारे इसमें फंस जाते हैं और क्लॉटिंग करवा देते हैं, है ना। और विटामिन के जो है, विटामिन के हमने पढ़ा था ना, कहाँ बनती है, ब्लाइंड सेक के अंदर, है ना, सीकम के अंदर जो ब्लाइंड सेक्स है, डाइजेशन पढ़ा ना, ये क्या क्लॉटिंग में हेल्प करती है विटामिन, है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ छूट गई थोड़ी सी। कैस्केड प्रोसेस होती है ये जो है क्लॉटिंग कैस्केड, यानी कि एक सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस, यानी कि सीरीज में सारे एक्टिवेट होते चलते हैं, है ना, तो कैस्केड प्रोसेस है। लिम्फ देखते हैं, लिम्फ क्या है, ब्लड हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा। लिम्फ क्या है, जैसे ब्लड कैपिलरीज है, इनके अंदर क्या ब्लड फ्लो होता है ना। टिश्यू फ्लूइड जो है, ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन प्लस फॉर्म एलिमेंट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो उसमें टिश्यू फ्लूइड बचता है। लिम्फ कैपिलरीज जो है उसके अंदर क्या है, ब्लड माइनस लार्ज प्रोटीन और आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारे नहीं होते हैं लिम्फ के अंदर, है ना। ब्लड में से इनको सारे को माइनस कर देते हैं तो वो लिम्फ बचता है, ठीक है, ये आरबीसीज वगैरह को, है ना। तो लिम्फ के अंदर मेनली क्या होती है, लिम्फोसाइट होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, है ना। और ये जो लिम्फ है वो क्या कैरी करता है, ठीक है, लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये आरबीसी यहाँ से एब्सेंट हो जाती है ना, ठीक है। उसके अंदर वो क्या कैरी करता है, लिम्फ न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन मेनली, है ना, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का एब्जॉर्प्शन, जैसा कि हमने डाइजेशन में पढ़ा। तो ये लिम्फ हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे लिम्फ देख लिया, लिम्फ है नहीं सिलेबस में, है ना। अब देखते हैं सर्कुलेटरी पाथवे, है ना। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, देखो हमने पहले भी देख लिया था, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो हमने तो क्लोज ही पढ़ना है ह्यूमन के अंदर। तो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं क्लोज के अंदर, इसके अंदर ओपन के अंदर एब्सेंट होती हैं। ब्लड साइनस जो होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं क्लोज के अंदर, और ओपन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, क्लोज की ज़्यादा है, इसकी कम है। एग्जाम्पल जैसे एनेलिडा टू वर्टेब्रेट्स तक, है ना। और ये आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का है जो है, इसके एग्जाम्पल हैं ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, समझ गए। ठीक है। अब देखो जो हार्ट है, हार्ट का जो चैम्बर है वो कितने किस में होते हैं, ये यहाँ टेबल में है, ठीक है। तो मेनली जो, वैसे तो हमने ये देख लिया था एनिमल किंगडम के अंदर, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से बता देते हैं। फिश के अंदर क्या 2 चैम्बर होता है, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल होता है। एम्फीबिया के अंदर 3 चैम्बर होता है, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। और 3 चैम्बर किस में होता है, रेप्टाइल्स के अंदर भी होता है, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल रेप्टाइलिया है, लेकिन वह एक्सेप्शन है, उसमें 2 जो है ऑरिकल है, या फिर एट्रियम है, या फिर 2 वेंट्रिकल है ना,
किसके अंदर, क्रोकोडाइल के अंदर, जो कि रेप्टाइल है ना। बर्ड्स के अंदर क्या है, 4 चैम्बर होते हैं, और मैमल्स के अंदर भी 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं दोनों के अंदर, मैमल्स के अंदर, है ना। ठीक है, समझे बात को। अब हार्ट क्या रिसीव करता है, इस जो 2 चैम्बर्ड है, अब 2 चैम्बर्ड है, देखो मैं वैसे बना देता हूँ, जैसे ये जो है हार्ट है हमारा, है ना, एक मिनट इसमें बना देता हूँ, यहाँ बना दूँ, ये हार्ट है हमारा, है ना, ये 2 चैम्बर है, ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल है। अब देखो इसमें क्या है, पूरा पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और ये गिल्स से अटैच है, तो यहाँ से जो है वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ पर, ठीक है, और टिश्यू वगैरह का, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही इसमें आ गया। ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है ब्लड का इसके अंदर, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ही जाता है। ठीक है, ये हमें डिटेल में याद नहीं देखना। हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन गिल्स, गिल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, ठीक है, और फिर वह बाकी जो टिश्यूज़ हैं प्रेशर के कारण सारे टिश्यूज़ में जाता है। गिल्स के अंदर जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गिल्स क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। सर्कुलेशन कैसा होता है, सिंगल होता है, एक ही सर्कल बनता है इसके अंदर, है ना, तो एक सर्कल बन रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन। 3 चैम्बर जो होता है एम्फीबिया के अंदर होता है, इसमें बोथ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, किसके अंदर, हार्ट के अंदर। मिक्स्ड ब्लड होता है, मिक्स्ड ब्लड पहुंचता है बॉडी के अंदर, ठीक है, टिश्यू के लिए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि 2 एट्रिया है, एक में ऑक्सीजनेटेड आया, दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड आया, लेकिन दोनों मिलकर के एक ही वेंट्रिकल में ओपन हो रहे हैं। ठीक, समझिए आप बात को, या नहीं भी समझ में आ रहा तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, बाद में जब इस टेबल पर आएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यानी कि आधा होता है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन, यानी कि जैसे ऐसा है, यहाँ से ये 2 ऑरिकल हैं, इसमें ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, दोनों इसमें ओपन हो रहे हैं, फिर ये जो है ऐसे, तो ये हाफ जो है क्या है, इसमें डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात नहीं है। रेप्टाइलिया, इसमें भी दोनों ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट किस में होता है, मैमल्स और बर्ड्स के अंदर बोथ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, सेपरेटली होता है, ठीक है, सेपरेटली फ्लो होता है। जैसे ये है, इधर राइट ऑरिकल है, इधर लेफ्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है, यहाँ पर, फिर इसके अंदर जाता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाता है, टिश्यू में, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर ये जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर। तो ये ऐसा डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट मैंने रफ बताया है, ठीक है, ठीक 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 है। तो ये डबल सर्कुलेशन, 2 सर्कुल चलते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, जो मायोजेनिक होता है ना, मायोजेनिक होता है, हार्ट क्या है, मायोजेनिक है ना। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह, है ना, और खुद ब्लड होता है जो इनमें फ्लो होता है, द फ्लूइड विच सर्कुलेट, ठीक है ना। अब पहले बात करते हैं हम हार्ट की, ठीक है। तो हार्ट क्या है, हार्ट मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, जो हमारी जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो ये किससे बना है, मीजोडर्म से, है ना। और हमने पढ़ा था ना डाइजेशन में, तो माँ जो बकल कैविटी वगैरह जो है, फोरगट है, वह किससे बनी थी, एक्टोडर्म से, ठीक है। और ईसोफेगस टू रेक्टम तक किससे बनी थी, मीजोडर्म से, है ना, सॉरी एंडोडर्म से, है ना, एंडोडर्म से। और एनस किससे बना था, एनस एक्टोडर्म से, ठीक है, जस्ट रिकॉल किया है ना। तो ये क्या है, मीजोडर्मली derived organ है, situated in thoracic cavity in between the 2 lungs, slightly tilt to the left side, है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ट रहता है, झुका हुआ रहता है ये। और हमने देखा था ना रेस्पिरेशन, लंग्स के बीच में हार्ट था, है ना, ठीक है। प्रोटेक्ट बाई ए डबल मेम्ब्रेनस बैग, तो इसके जो हार्ट की जो मेम्ब्रेन है वह डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट क्या है, पेरिकार्डियम है, जो डबल मेम्ब्रेनस है, इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल्ड रहता है। ऐसे हमने लंग्स के अंदर देखा था, है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर, और प्लूरल फ्लूइड जो है उस मेम्ब्रेन के बीच में फिल था, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस थी। ऐसी डबल मेम्ब्रेनस क्या है,
पेरिकार्डियम है, जो क्या है, हार्ट वॉल है ना, और पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें फिल रहता है। तो देखो ये जो है हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। तो देखो ये जो है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये क्या ऑट्रियम है ना, यानी कि राइट ऑट्रियम है ये, है ना, और ये लेफ्ट ऑट्रियम है। इनके नीचे जो ये हैं, ये बड़े बड़े ये जो दिख रहे हैं, ये क्या है, ये वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ठीक है। समझे बात को, है ना, ठीक है। तो आगे हम प्रोसेस समझेंगे, अभी जो है हार्ट का डायग्राम को देख लेते हैं कहाँ कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो देखो ये आउटा है, आउटा, और ये पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, ये पल्मोनरी वेन है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं पहले, इससे पहले, वेन जो होती हैं, वेन क्या काम करती हैं जनरली, बताओ वेन का क्या काम है, सोचो, और आर्टरी का क्या काम है। तो वेन जो है टिश्यू से टिश्यू या ऑर्गन से ब्लड ले जा करके कहाँ देती है, हार्ट के लिए देती है, ये बात याद रखना। और आर्टरी क्या है, हार्ट से ब्लड ले जाती हैं और टिश्यू और ऑर्गन को देती हैं, ठीक है। तो अब बताओ ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, ये हार्ट से जा रही है ना, हार्ट से ही जाएगी। और पल्मोनरी वेन है, वह वेन क्या है, टिश्यू से या ऑर्गन से कहाँ आएगी, हार्ट में। तो यहाँ तो ये ब्लड आएगा इसके द्वारा कहाँ पर, हार्ट में। तो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी से आप समझ रहे हैं ना, लंग्स है, तो ये लंग्स से आने वाली जो वेन है वो क्या लेकर आएगी, आप खुद सोचो। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन लेके आएगी। तो ये बात ध्यान रखना, पल्मोनरी आगे लग गया, और वेन क्या है, आने वाली चीज़ है कहीं से भी, हार्ट में लेकर के आती हैं ऑक्सीजन, और वेन्स के अंदर ही वॉल्व होते हैं ना, ठीक, आगे आएगा। तो ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। और पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी यानी जो ब्लड को लेकर के जा रही हैं किसी ऑर्गन या टिश्यू। अब किस ऑर्गन टिश्यू के पास जा रही है, लंग्स के पास, है ना, इसलिए क्या है, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेकर के जा रही है, बताओ, डीऑक्सीजनेटेड लेकर के जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, ये बात ध्यान रखना बस, है ना। अब देखते हैं ये क्या, आउटा है, ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है, जो कि ब्लड लेकर के आ रही हैं, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड। और ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से ब्लड जा रहा है, कहाँ पर, कहाँ जा रहा है ब्लड, लंग्स के पास। कैसा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी से, ठीक है। ये लेफ्ट ऑट्रियम है, और ये जो है ये बंडल ऑफ हेस है, बंडल ऑफ हेस है यहाँ, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। इंटर वेंट्रिकुलर यानी कि दो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है ना, जो एक इनको डिवाइड करता है, सेपरेट करता है जो सेप्टम, उसे क्या बोलते हैं, इंटर, यानी दो वेंट्रिकल के बीच में, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये अपेक्स है, नीचे का जो हिस्सा है बिल्कुल, है ना, अपेक्स है ये, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये जो पूरा हिस्सा है ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। और कॉडी टेंडनी है, ये जो है कॉडी टेंडनी है, आगे आएगा सारा चीज़, है ना, ठीक है। और ये क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ठीक है। ये किस में होता है, राइट ऑरिकल में होता है और लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड है ना, ये रहा, है ना, ये क्या, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये राइट एट्रियम है। और ये क्या, साइनो एट्रियल नोड है, ये किधर है, ये किधर है, राइट साइड है, राइट ऑरिकल के अंदर। तो ये छोटा सा जो है डायग्राम है हार्ट का। और ये वेना कावा है, ये क्या, वेना कावा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, ठीक है, कहाँ पर, राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब ये सारी जो प्रोसेस हम देखेंगे, ये तो हमने डायग्राम देखा, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। चैम्बर क्या होता है, हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं, है ना, चैम्बर मतलब चार हिस्से, है ना, ठीक है, यानी चार रूम, है ना। तो टू स्मॉलर जो होते हैं वो अपर चैम्बर होते हैं, उन्हें एट्रिया बोलते हैं, एट्रिया, है ना। टू लार्जर जो लोअर चैम्बर होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। 3 सेप्टम होते हैं, सेप्टम 3 होते हैं ना, देखो जैसे मैं ऐसे बना रहा हूँ हार्ट का डायग्राम, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, ठीक है, मान लो, ठीक है, 4 चैम्बर बन गए। ऊपर का क्या है, ये ऑरिकल है, तो ये राइट ऑट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट ऑट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बात याद रखना, है ना। अब देखो इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल यानी एट्रियल के बीच में जो सेप्टम है वो इंटर एट्रियल सेप्टम है। तो इंटर एट्रियल सेप्टम कौन सा होगा,
जो एट्रियम के बीच में, ये वाला जो सेप्टम है जो इनको डिवाइड करता है, ये इंटर एट्रियल सेप्टम है ना, ठीक है, ए एस लिख रहा हूँ मैं, है ना। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर जो है वेंट्रिकल्स जो है उनको सेपरेट कर रहा है, ये रहा, है ना, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और तीसरा है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि जो एट्रिया और वेंट्रिकल है उनको डिवाइड कर रहा है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल को ये डिवाइड कर रहा है, ये वाला सेप्टम, ऊपर एट्रिया नीचे वेंट्रिकल, है ना। तो 3 सेप्टम हो गए, समझे आप बात को हार्ट के अंदर, समझे या नहीं, ठीक है, ठीक है। तो वही है ना। अब ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है जो एट्रियम को सेपरेट करता है दोनों को, ये थिन होता है, थिन मस्कुलर सेप्टम सिचुएटेड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, थिक होता है ना, सिचुएटेड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। और एट्रियो वेंट्रिकुलर क्या है, ये थिक होता है और फाइब्रस होता है, सिचुएटेड बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है, जस्ट लिखा हुआ है जो भी है पढ़ लीजिए। इसमें क्या वाल्व जो होते हैं, वाल्व्स के बारे में देखते हैं। मस्कुलर वाल्व्स कंट्रोल यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। तो वाल्व का क्या काम है, बैकवर्ड फ्लो को रोकना है, ठीक है। एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो राइट होता है और लेफ्ट होता है। जैसे ये हार्ट है तो इधर एक वाल्व इधर होगा, एक वाल्व इधर होगा, राइट साइड और एक बार और लेफ्ट साइड, है ना। देखो एक सेकंड, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो एक होगा राइट साइड में एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, है ना, जो कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, एक वाल्व इधर होगा, ठीक है। तो ये जो है एट्रियो राइट साइड जो है वह क्या ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 है ना, 3 कस्प होते हैं उसके अंदर, बिकॉज फॉर्म बाय द 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प्स, है ना, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है वो बाइकस्पिड होता है, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं, है ना। लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व है वह बाइकस्पिड होता है, जिसे मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फॉर्म बाय द 2 मस्कुलर फ्लैप या कस्प बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। समझे बात को, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। एक होता है सेमी लूनार वाल्व, ठीक है, ये बात आपको याद रखना, SL से डिनोट किया हमने, सेमी लूनार वाल्व। ये क्या 3 फ्लैप्स या कस्प होते हैं ना, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, किसके अंदर, पल्मोनरी सेमिलुनार वॉल्व, है ना, एट ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल है उसकी ओपनिंग पर ओपनिंग इनटू पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ओपनिंग होती है ना, देखो ये हार्ट है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग कहाँ से होती है, ये पल्मोनरी, देखो ये ब्लड हमने, ये जो हार्ट है ना ऐसे काटा है ये ऊपर से, समझे। तो ये जो है यहाँ पर कनेक्टेड थी, ठीक है, इसमें राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वॉल्व होते हैं, सेमीलुनार वॉल्व, है ना, जो वॉल्व क्या कर सकते हैं, जो बैकवर्ड फ्लो है, ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसका वापस हार्ट के अंदर ना चले जाए, इसलिए यहाँ पर वॉल्व होते हैं। तो ये जो वॉल्व होते हैं उन्हें सेमीलुनार वॉल्व बोलते हैं, है ना, ठीक है, समझे ना बात को, है। तो सेमीलुनार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी सेमीलुनार वॉल्व कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर। दूसरा है आउटिक सेमिलुनर वॉल्व, जो आउटिक सेमिलुनर वॉल्व है एट ओपनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, इन आउटा। तो आउटा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसमें भी सेमिलुनर वॉल्व होते हैं, जो कैसे होते हैं, ट्राइकस्पिड होते हैं। तो ये बात याद रखनी है आपको, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हार्ट वॉल्व देखते हैं। हार्ट वॉल्व क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है ना। कार्डियक मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होती है और नोडल टिश्यू वगैरह होते हैं हार्ट के अंदर, है ना। एक होता है एसिनोड, एसिनोड का क्या है, साइनो एट्रियल नोड होता है, जो क्या करता है, SAN, है ना, एसिनोड, है ना, या फिर साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। लोकेटेड इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जो राइट एट्रियम है, ये वाला राइट एट्रियम है, ठीक है। तो राइट एट्रियम के कहाँ पर, राइट एट्रियम लिख देता हूँ यहाँ, है ना, राइट एट्रियम के राइट की साइड में ही, इधर ये क्या एसिनोड है, यहाँ पर कॉर्नर पर है। इसे पेसमेकर भी बोलते हैं, जो जनरेट करता है मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल, यानी 72 इम्पल्स पर मिनट, है ना, 1 मिनट में 72 इम्पल्स जनरेट करता है। ये कैसे होता है, जो एसिनोड होता है ऑटो एक्साइटेबल होता है, इसको किसी को एक्साइट करने नहीं पड़ता, ये खुद से ही एक्साइट हो जाता है। फिर होता है AVN यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये तो ये SAN का था, साइनो एट्रियल नोड, और
एट्रियो वेंट्रिकुलर, अब यहाँ वेंट्रिकुलर आ गया तो कहाँ पर आ जाएगा, लोकेटेड इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो एंट्रियो वेंट्रिकुलम जो सेप्टम है ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है ना। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास राइट ऑरिकल के ही अंदर किधर, लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पर क्या होता है, ये ए बी नोड होता है। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ए बी है, ए वी एन है, ये क्या एस ए एन है, जस्ट लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए मैंने ये रफ सा डायग्राम बनाया। ठीक है ठीक है ठीक है। तीसरी बात है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, है ना। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स पासेज थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टा है उससे पास होता है ये बंडल है, डिवाइड इनटू ए राइट एंड लेफ्ट बंडल, फिर उसके बाद राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाता है, इससे पास होकर के आता है ये, है ना। ठीक है। पुरकिंजे फाइबर माइनर सॉरी पुरकिंजे फाइबर का माइन्यूट फाइबर है थ्रू आउट द मस्कुलेचर ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड। ठीक है। तो पुरकिंजे फाइबर पूरी जो वेंट्रिकल है उसमें फैले हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये जस्ट लिखा हुआ भी है और मैंने बता भी दिया कैसे कहाँ क्या होता है। ठीक है। और भले ही मैं इसको उसमें बता देता हूँ हार्ट के डायग्राम में एक बार फिर से, ताकि आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा। देखो एक सेकंड बस है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ये ऐसे नोड है, ये AVN नोड है ना, पहले भी बता दिया मैंने, है ना। और ये जो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहाँ पर ये जो जा रहा है ना, ये तो बंडल ऑफ एस है। ये क्या है, ये अभी हमने पढ़ा था ना, पुरकिंजे फाइबर, है ना। पुरकिंजे फाइबर है जो सब एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, AB बंडल है, और पुरकिंजे फाइबर क्या है, सब जगह फैले हुए हैं। ठीक है। तो और ये जो वेंट्रिकल है, इन वेंट्रिकल्स में क्या है, पुरकिंजे फाइबर फैले हुए रहते हैं। ये क्या है, AB बंडल है, यहाँ है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, यहाँ से आते हैं। ठीक है। तो सारा लिखा हुआ है ये हार्ट में, हार्ट के डायग्राम में भी। तो आपको मेन क्या याद रखना है, ऐसे नोड एंड ABN नोड, है ना। कुछ समझ में नहीं आए हो तो बताना, है ना, पढ़ना है, पढ़ने से समझ में आएगा, है ना। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल के बाद फिर हम कंप्लीट सा हो जाएगा, है ना। साइक्लिक इवेंट इन हार्ट ड्यूरिंग ए हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कब होगी, हार्ट बीट रेट क्या है, 70 to 75 पर मिनट। क्यों, एवरेज कितना है, 72 बीट्स पर मिनट, है ना। एवरेज है जो हार्ट बीट है ना। 72 के लगभग इम्पल्स जनरेट होते पर मिनट, है ना, हमने देखा था ना ऐसे नोड से। तो ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट का कितना ड्यूरेशन होगा। अब देखो 75 जो है बीट होती हैं 60 सेकंड में, तो एक बीट कितने सेकंड में होगी, तो 60/75 होगा ना, समझे ना, यूनिटरी मेथड से देख लो, है ना। तो कितना आता है, इसको सॉल्व करने पर 0.8 सेकंड के अंदर पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है उस साइकिल में। एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना, है ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना। एक होता है एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रिया जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना। एक होता है जॉइंट डिस्टोल, यानी सब के सब क्या है, रिलैक्स कंडीशन में, एट्रिया एंड वेंट्रिकल, है ना। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो देखते हैं कैसे होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड टू वेंट्रिकुलर मसल्स थ्रू AVN, है ना। AB नोड जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एंड AB बंडल के बाद कहाँ जाता है, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है। यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ, भूल गए हो तो। यहाँ AB नोड है, AB नोड से क्या है, ये क्या है, AB बंडल है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एक मिनट ब्लैक कलर से बताता हूँ उसको। ये क्या है, ABN है, AB नोड है, और ये AB नोड से यहाँ जो आते हैं ये क्या है, AB बंडल है ना। AB बंडल से क्या, पुरकिंजे फाइबर, ये सब जगह ऐसे फैल रहे हैं, कहाँ पर, वेंट्रिकल में। ठीक है। समझे बात को, समझ गए होंगे। ठीक है। तो इनके कारण जो है क्या होता है, पोटेंशियल जाता है कहाँ पर, वेंट्रिकल के अंदर। तो वेंट्रिकल के अंदर पोटेंशियल गया तो बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, क्योंकि इनसे क्या इम्पल्स गए,
ABN से AB पर गए, AB से फिर प्रोकंजिव फाइबर पर गए, फिर सब ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं वेंट्रिकल्स के अंदर, है ना। एट्रिया क्या होता है, एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, डायस्टोल में चला जाता है एट्रिया जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। इंक्रीजेज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। अब जैसे इनके अंदर प्रेशर जनरेट होता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, तो जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व थे वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि अगर बंद ना होंगे तो जो ब्लड है वह वापस किस में चला जाएगा, एट्रियम के अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये तो गलत बात है, वो जाना नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो है वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। फिर एसएल जो है सेमिलुनार वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट था बताओ, एक तो कहाँ था, पल्मोनरी वेन्स में और आउटा में, है ना, ठीक है। पल्मोनरी वेन था या आर्टरी था, आर्टरी था, है ना, सॉरी वेन में नहीं था, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या था, एसएल वॉल्व था, सेमिलुनार वॉल्व प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये तो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, ठीक है। तो ये सेमिलुनार वॉल्व क्या करता है, ब्लड को वापस नहीं आने देता है हार्ट के अंदर, है ना, समझ गए ना, समझे या नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। दूसरा आता है एट्रियल सिस्टोल, ये कब होता है, ऐसे जो नोड है साइनो एट्रियल जो नोड है वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स अबाउट 30%, 30%। वैसे देखो एट्रिया जो हैं, देखो ये थोड़ा सा समझने वाला है लेकिन क्या करें, समय के कारण मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझाएंगे, है ना। तो ये जैसे यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है ना। अब ये जो ब्लड जो है इधर, इसमें ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना, इसमें कहाँ से आ रहा है, वेना कावा से, वेना कावा से ब्लड इसमें आ रहा है ना, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड आ रहा है, आते हुए साथ में ये वाल्व भी खुले हुए हैं, तो ब्लड एट्रिया में आ रहा है और वेंट्रिकल में भी जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, जा रहा है। अब क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, ये जो एट्रिया हैं दोनों इनके अंदर एक साथ सिस्टोल होता है, तो उससे क्या है, ब्लड का जो फ्लो है वह 30% से और बढ़ जाता है, और जल्दी ब्लड आने लगता है। वॉल्व क्लोज नहीं होते, वॉल्व कब क्लोज होंगे, जब ये जो वेंट्रिकल हैं, ये जो वेंट्रिकल इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये वॉल्व जो खुले रह जाएंगे तो ब्लड ऊपर चला जाएगा, वापस से चला जाएगा, तो जो गलत बात है, नहीं जाना चाहिए, उसलिए इसके लिए वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और जो ब्लड आगे ही फ्लो होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। यहाँ से क्या आउटा में जाता है ब्लड, और यहाँ से किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, है ना, ठीक है। आगे और डिटेल में हम ये देखेंगे कैसे ब्लड कहाँ जाता है, तो ये आपको बात समझ में आई होगी थोड़ी बहुत आर्टेरियल सिस्टोल में, ठीक है, समझ गए ना। अब होता है लास्ट जो साइकिल है वह जॉइंट डिस्टोल होता है ना, जॉइंट डायस्टोल होता है। इसमें क्या, ऑल द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट आर इन ए रिलैक्स स्टेट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है ओपन रहते हैं सिस्टोल के अंदर, डिस्टोल के अंदर। ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, ठीक है। पल्मोनरी वेन और वेना कावा से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में भी जाता रहता है रेस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। लेफ्ट और राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, उनसे भी धीरे धीरे नीचे वेंट्रिकल में जा रहा है, अभी बताया ना, है ना। और जो सेमिलुनार वॉल्व जो है वो अभी भी क्लोज है। सेमिलुनार वॉल्व किस में है, आउटा के अंदर है, आउटा के अंदर वो क्लोज रहेगा, क्योंकि ब्लड हमें कैसे पहुंचाना, प्रेशर के साथ, है ना। और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें भी क्या रहता है, क्लोज रहता है, ठीक है। सेमिलुनार वॉल्व जो है क्लोज है। तो देखो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो कितना होता है 0.4 सेकंड का, और एट्रियल सिस्टोल कितना होता है 0.3 सेकंड का, और जो डायस्टोल होता है वो कितना होता है 1 सेकंड का डायस्टोल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल, यानी कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक वेंट्रिकल कितना ब्लड फेंक देता है, वेंट्रिकल अपने मतलब हट से वेंट्रिकल कितना ब्लड फेंकता है आगे, आउटा के अंदर एंड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो वो कितना है स्ट्रोक वॉल्यूम, एसवी स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml फेंकता है एक साइकिल में, है ना। तो साइकिल कितने होते हैं, लगभग अप्रोक्स 75 साइकिल, है ना। तो कार्डियक आउटपुट कितना है, यानी कि हार्ट कितना आउटपुट दे देता है
है ना 1 मिनट के अंदर, है ना। तो 70 ml जो है स्ट्रोक वॉल्यूम है, कब है, एक कार्डियक साइकिल में, यानी कि एक बीट पर। तो 72 साइकिल होते हैं 1 मिनट के अंदर, है ना। तो कितना ब्लड जाता है 1 मिनट के अंदर, 5000 ml पर मिनट, यानी 5 लीटर ब्लड हमारा पंप होता है किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। समझे या नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 70 इंटू हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती हैं 75, ठीक है। समझे ना। हार्ट साउंड क्या होता है, ये वॉल्यूम स्ट्रोक और कार्डियक आउटपुट समझ गए ना। वॉल्यूम स्ट्रोक वो है वेंट्रिकल कितना ब्लड निकाल रहा है, और पूरा कार्डियक आउटपुट हम 1 सेकंड में 1 मिनट के अंदर निकालते हैं। तो 1 मिनट के अंदर कितनी बार बीट करता है, लगभग 72 टू 75। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5000 ml आ जाता है, ठीक है। हार्ट साउंड क्या होता है, हार्ट थ्रो ए स्टेथोस्कोप सिग्निफिकेंशन क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसको हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हार्ट जो साउंड आता है वह आता है लव साउंड जो आता है वह किससे आता है, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, है ना। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वॉल्व है उनके कारण लव आता है, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है उनके क्लोज से, जब वो क्लोज होते हैं तब क्या आता है, लव आता है। क्लोज होंगे तभी तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा, किनके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर सेकंड जो साउंड आता है वह डव आता है, किसके कारण, क्लोजर ऑफ सेमीलुनार वॉल्व आउटा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। तो समझे ना, ईजी है, ठीक है। तो ये हमने हार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी मशीन। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। जरूर नहीं है, मतलब मैं अपनी ओर से अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन क्या पता मुझसे मिस्टेक हो सकती है समझाने में, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वह तो क्या है, ग्राफ है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वह मशीन का नाम है। ये बात याद रखना, जहाँ ग्राफ लग रहा है तो वो मशीन है ईसीजी, और जहाँ ग्राम है वो क्या है, वो एक्चुअली में जो ग्राफ निकलता है वो ग्राफ है। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स जो होती हैं इस मशीन के अंदर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है इसके अंदर 3 लीड होती हैं जो कहाँ पर लगाई जाती है, 1 टू ईच रिस्ट। एक तो क्या है, कलाई पर लगाई जाती है, और एक कहाँ पर लगाई जाती है, एंकल पर, जो भी लेफ्ट एंकल पर, है ना, पैर के, है ना। तो इसमें क्या है, रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट बाई ग्राफ, ठीक। तो देखो ये ऐसे चलता है, पी वेव, फिर नीचे है QRS कॉम्प्लेक्स, फिर टी वेव, ऐसे चलता है। देखो ऐसे ही तो होता है, देखो आपने देखा होगा टीवी वगैरह में ऐसा ही तो चलता है, मतलब ना। ये जो आता है ये क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स है, ये जो है बड़ा आता है। इससे ही हम देखते हैं क्या दिक्कत है, कुछ भी, है ना। तो देखो एक होती है पी वेव, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लीड टू एक्शन ऑफ सिस्टोल, है ना। सिस्टोल को डिनोट करती है क्या, पी, है ना। सिस्टोल होता है किसमें, एट्रिया के अंदर। और QRS कॉम्प्लेक्स जो है, QRS कॉम्प्लेक्स ये है QRS, ये जो जाती है, ये वेव आती है, ये रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना। इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको इनिशिएट करता है। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव के बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन चलता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन डाउन होता है, यहाँ तक ऐसे, है ना, स्टार्ट होता है। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, ये क्यों क्या है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल है वेंट्रिकल्स की, है ना। हार्ट बीट रेट क्या है, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन गिवन टाइम पीरियड। हार्ट बीट कैसे निकालते हैं कि एक गिवन टाइम पीरियड में, मान लेते हैं 1 मिनट का ग्राफ निकाला हमने, उस 1 मिनट के ग्राफ में कितने QRS कॉम्प्लेक्स हैं, हम इनसे भी निकाल सकते हैं, P से T से, लेकिन ये क्या है, इतने इफेक्टिव नहीं है, ये अच्छे से दिखता है कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का, ठीक है। तो जितने QRS कॉम्प्लेक्स हैं उनसे हम पता लगा लेते हैं कितनी हार्ट बीट है। एनी डेविएशन फ्रॉम द सेफ इंडिकेट्स ए पॉसिबल एबनॉर्मलिटी। अगर ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है कहीं पर ये बड़ा है, जैसे ये बड़ा है, फिर ये यहाँ छोटा है, फिर यहाँ बड़ा है, तो ये मतलब ये छोटा बड़ा है, ये कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी, हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है ना, ठीक है। टी वेव जो है, टी वेव ये क्या रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल दोबारा रिपोलराइज होते हैं। एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव का एंड क्या है, सिस्टोल का एंड है ना। सिस्टोल बंद हो गया है टी वेव के बाद, है ना, रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है। सिस्टोल हो गया यानी कि डिस्टोल हो जाएंगे सब 0.1 सेकेंड के लिए, है ना, ठीक है। समझे ना आप बात को, बात समझ में आई, ये ग्राफ समझ में आया। ये जो PQRS QRS जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो है वेंट्रिकल का क्या है, सिस्टोल है, यानी वेंट्रिकल का क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम डबल सर्कुलेशन सिस्टम पर देख आते हैं, ठीक है। जैसे ये हार्ट है, इधर हार्ट में ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। होता क्या है देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट कहीं से भी कर लो, साइकिल है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या है, लंग्स है, यानी कि है लंग्स है। ये क्या है, लंग्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये लंग्स है। लंग्स से क्या क्या आता है बताओ। लंग्स के अंदर जो ब्लड जाता है वह डीऑक्सीजनेटेड जाता है और ऑक्सीजन लेकर के आता है। तो ये जो कोई भी जो है ऑर्गन से है ना या टिश्यू से कोई भी जो है वेन जाती है ब्लड हार्ट के अंदर वेन जाती है, और हार्ट से किसी भी टिश्यू के पास क्या जाती है, आर्टरी जाती है। तो यह बात याद रखना। तो लंग्स क्या है, एक ऑर्गन है, ऑर्गन से हार्ट के अंदर जो जा रही है ना ब्लड वेसल्स, उसे हम क्या बोलेंगे, वेन। अब ये क्या है, पल्मोनरी वेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि लंग से जा रही है, लंग से हम पल्मोनरी तो बोलते हैं, तो पल्मोनरी वेन है। ये क्या लेकर के आती है, वेन, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। केवल यही जो वेन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, बाकी सारी की सारी जो डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ऑरिकल में ब्लड आ गया, ऑरिकल से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। वेंट्रिकल जब फिल हो गया है ना, तो ये जो है बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें, ठीक है। अभी हम साइकिल देख रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पर क्या होता है, आउटा होती है, आउटा यानी ब्लड लेकर के जा रही है हार्ट से, तो आर्टरी है तो डोर्सल आउटा बोलते हैं उसे। या ये जो डोर्सल आउटा है यहाँ पर क्या सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड वापस ना चला जाए, है ना। तो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाता है फिर, बॉडी पार्ट के अंदर, जो भी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन तो ले लेंगे और उस ब्लड के अंदर CO2 दे देंगे, ये क्या टिश्यू वगैरह है ना, जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में देख चुके हैं। अब ये जो है इस ब्लड को लेकर के आएंगी बेन्स है ना, बेन्स वगैरह, फिर बेन्स किसको देंगे, इसको बेना काबा को देंगे। बेना काबा जो है ग्रेट वेन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। बेना काबा कहाँ लेकर के जाएगी ब्लड को, बताओ कहाँ लेकर के जाएगी ब्लड को, कहाँ पर लेकर के जाएगी, बेना काबा जो है ब्लड को कहाँ पर लेकर के जाएगी, राइट ऑरिकल के अंदर लेकर जाएगी, है ना, है ना, ठीक है। कहाँ ले गई, एक सेकंड बस, है ना, तो कहाँ ले गई, राइट, एक सेकंड सॉरी, ठीक है, ये समझ लो यहाँ ले गई, है ना। और ये जो है ये ठीक है, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो बेना काबा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले गई, राइट ऑरिकल के अंदर ले गई, ठीक है। फिर राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं यहाँ वेंट्रिकल में जाएगा, एक साथ जो है इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब ये जो ब्लड है किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, क्योंकि जो आर्टरी है हार्ट से किसी टिश्यू के पास, कोई भी टिश्यू ऑर्गन के पास जाती है तो उसे आर्टरी बोलते हैं। तो ये लंग्स के पास जा रही तो इसे पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे, जो क्या लेती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। और इस पल्मोनरी आर्टरी में क्या होते हैं, सेमिलुनार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, सेमिलुनार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, जो यहाँ पर ऑक्सीजन लेके जाती है। तो ऐसे ये साइकिल चलता रहता है, आप समझे साइकिल को या नहीं, ठीक है। तो देखो ये क्या है ये कैपिलरीज है ना, और ये बेना काबा, इसमें स्मूथ मसल्स वगैरह होते हैं, बीच में ल्यूमन होता है, ठीक है। जो बेन होती है, बेन की जो है ल्यूमन बड़ी होती है, ठीक है, देखो बड़ी है। और ये क्या आर्टरी है, आर्टरी जो है इसके अंदर भी स्मूथ मसल्स ज़्यादा होते हैं, और ल्यूमन क्या है, थोड़ी सी नैरो है ना, तो छोटी ल्यूमन होती है, डायग्राम से ही समझ गए ना। तो आर्टरी के अंदर जो ल्यूमन है ये क्या है, बेन है ना, ये वेन। आर्टरी के अंदर जो है ल्यूमन जो है क्या है, नैरो होती है, और ये छोटी छोटी क्या कैपिलरीज वगैरह है ना। अब बात समझिए ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ये छूट गया क्या, एक सेकंड, है ना। ब्लड कैपिलरीज कंटेन ओनली एंडोथीलियम, जो कैपिलरीज जो होती हैं इनमें केवल एंडोथीलियम होती है। दिस इज आइडल पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज विद टिश्यू। तो कैपिलरीज जो हैं इनके अंदर केवल एंडोथीलियम होती है, हमने देखा था ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथीलियम है यानी ब्लड वेसल्स की, इनमें केवल एंडोथीलियम होती है, मस्कुलर मसल स्मूथ मसल्स वगैरह और कुछ नहीं होती, है ना, ठीक है। जिससे क्या है जो ऑक्सीजन वगैरह उनका क्या हो सकता है,
ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, डिफ्यूजन वगैरह हो सकती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखते हैं। वैसे हमने देखा था कि इसमें डाइजेशन के अंदर देखा था, उसमें क्या होता है, अब देखो ये जो है इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर से क्या है ब्लड को लेकर के आती है कौन, हेपेटिक पोर्टल वेन लेकर के आती है। कहाँ पर, हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ पर, लिवर के अंदर, है ना। लिवर का जो लॉब्यूल होता है, ये रहा लॉब्यूल, है ना, ऐसा लॉब्यूल हमने बनाया था ना स्ट्रक्चर, जस्ट जल्दी से मैं बता देता हूँ। बीच में क्या थी, हेपेटिक वेन थी, और यहाँ ये क्या है, ट्रेड था, है ना, पोर्टल ट्रेड था, 1 2 3, ये बाइल डक्ट थी, पढ़ा ना हमने, पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ रफली, बाइल डक्ट। और एक थी क्या, हेपेटिक आर्टरी, है ना, हेपेटिक आर्टरी, और एक क्या थी, हेपेटिक पोर्टल वेन, है ना। ठीक है, तो समझ ले, हेपेटिक पोर्टल वेन से क्या है, ब्लड जो है आता है कहाँ पर, लिवर के अंदर, लिवर के लोब्यूल्स के अंदर, है ना। ठीक है, ये आपको डाइजेशन में मिला हुआ है ना। ठीक है, और हेपेटिक आर्टरी के हेल्प से क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लिवर के अंदर। और हेपेटिक जो वेन है, ये सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अमोनिया वगैरह जो भी बना है, उसको ले जाकर कहाँ पर डालता है, वेन्स में, और फाइनली वेन्स कहाँ पर जाती है, इन्फीरियर वेना केवा में, है ना, जिसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये किडनी वगैरह में जाकर क्या होता है, वो आगे हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो लिवर के अंदर से सारे जो ऑक्सीजनेटेड टॉक्सिक जो मटेरियल्स हैं वो जाते हैं हेपेटिक वेन के द्वारा। ये हेपेटिक वेन है लोब्यूल के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने देखी थी कहाँ पर, डाइजेशन के अंदर, तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया ना, हमने वैसे उसमें भी पढ़ा था। एक होता है कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड, इसमें क्या होता है, आउटा जो है कोरोनरी आर्टरी से कार्डियक मस्कुलेचर, फिर कोरोनरी बेन में जाता, फिर कोरोनरी साइनस, फिर राइट एट्रियम में, ऐसे ब्लड का फ्लो होता है, समझे। तो आर्टरी और वेन्स जो हैं उनके अंदर देखते हैं जो वॉल होती है ना, आर्टरी की वॉल कैसी होती है, थिक होती है, और वेन की कैसी होती है, थिन होती है वॉल, है ना। क्यों आर्टरी की थिक क्यों होती है, ये हाई प्रेशर के साथ ब्लड को लेकर के जाती हैं, है ना, वेंट्रिकल से, है ना। वॉल्व जो है आर्टरी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, केवल कौन सी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और क्या है, आउटा के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होता है ना, बाकी आर्टरी के अंदर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता। और वेन्स के अंदर जो है वॉल्व जो है प्रेजेंट होता है, और सबसे ज़्यादा जो वॉल्व है किसमें, जो हमारे पैरों की जो वेन्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता वेन्स के अंदर। भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उल्टा थोड़ी जाएगा टिश्यूज के पास, नहीं ना, तो ये इसलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो के कारण, है ना, फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, है ना। ठीक है, समझे। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर होता है, इसलिए तो ये थिक वॉल है। ठीक है, फटती नहीं है, इनमें लो प्रेशर होता है। ल्यूमन किसकी नैरो है, आर्टरी की ल्यूमन नैरो है, और वेन्स की वाइड है। ठीक है, ये छोटा सा ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियक एक्टिविटी का, कैसे हमारा जो है दिल धड़कता है। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड, है ना, बाई स्पेशलाइज मसल्स। जो नोडल टिश्यू होते हैं, ऐसे नोड वगैरह जो स्पेशलाइज मसल होते हैं, उनके द्वारा ऑटो जो है रेगुलेट होता है। हैंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, है ना, मायोजेनिक है, ऑटोमेटिक होता है ना। अब उसमें भी क्या है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, हमने देखा था ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इससे क्या है, सिग्नल जाते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है, कैसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन, कुछ डर भय दौड़ भाग वगैरह ऐसा, है ना। पैरासिम्पैथेटिक यानी रिलैक्स कंडीशन, है ना। तो सिंपैथेटिक कंडीशन में क्या है, ये जो इसके अंदर क्या है, सिग्नल पहुंचते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको, हार्ट को सिग्नल पहुंच जाता है, और इंक्रीज क्या करवाता है, हार्ट बीट। एड्रिनल मेडुला को पहुंचाता है सिग्नल, और एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो हार्मोन है उनको सीक्रेट करवा देता है ना।
यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में कि कुछ करो, है ना। ये हार्मोन भी क्या करवा देते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं हार्ट बीट को। थायरॉक्सिन हार्मोन भी रिलीज करवा देता है, जो क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है हार्ट बीट को। ये सारे हार्मोन्स और ये जो हैं इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कोई भय डर या हम भाग रहे हैं, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या इंक्रीज हो जाती है, क्या इंक्रीज हार्ट बीट रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है और उससे क्या है तो उससे क्या है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, तो इससे क्या है स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो एस वी बढ़ेगा। एस वी मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम था ना, 70 ml था ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो जो सारे ऑर्गन है अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे और वर्क कर पाएंगे। सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है नॉर्मली कितना होता है, 70 ml होता है ना, ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं तो, है ना। पैरासिम्पैथेटिक में ये सारे कंडीशन नहीं होते हैं, तो वह क्या है डिक्रीज कर देता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हार्ट बीट वगैरह को, रिड्यूज हार्ट बीट रेट एंड स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाई कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं करता, ये स्लो कर देता है हार्ट बीट वगैरह को। समझे बात को। अब देखते हैं हम डिसऑर्डर्स, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझ गए ना। अब डिसऑर्डर देखते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ़ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल, अगर वह ज़्यादा आ रहा है या बराबर आ रहा है किसके, 140 mm ऑफ Hg अपॉन 90 mm ऑफ G, ये क्या है, ये तो है सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, और ये क्या है डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोल एंड डायस्टोल है ये, है ना। समझे बात को। दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, हाँ अभी, हाँ सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है 120/80 होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। समझे बात को, ठीक। लीड टू हार्ट डिजीज, है ना, इससे हार्ट डिजीज होती है अगर ब्लड प्रेशर बार बार ज़्यादा रहेगा तो, है ना। अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन और किडनी अफेक्ट होंगी, एक साथ ज़्यादा प्रेशर में जाएगा ब्लड तो उनकी कैपिलरीज वगैरह फटने के चांस रहता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वह क्या कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन कोरोनरी आर्टरीज जो होती है उनके अंदर ये जमा हो जाता है, बीच में एक द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो, और ज़्यादा जो है आर्टरीज की ल्यूमन है और नैरो हो जाती है, पहले ही पतली होती है और पतली हो जाती है, जिससे क्या है ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाता। शॉर्ट ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल, जो हमारी हार्ट की जो मसल्स है उनमें ढंग से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, तो उससे क्या है ये इस डिजीज़ को क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। और एंजीना या फिर एंजीना पेक्टोरिस जो है ये क्या एक्यूट चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है, नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स में अगर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो ये हो जाता है एंजीना पेक्टोरिस। कभी आपने देखा हो दौड़ते समय आपकी छाती में दर्द हुआ हो, कभी हुआ हो, तो ये वही है ना एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। नॉर्मली भी कभी कभार हो जाता है, हम तेज़ दौड़ रहे हैं और सांस ढंग से इनफ नहीं आ पा रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो भी ये एक्यूट चेस्ट पेन हो सकता है। मोस्ट कॉमन इन मिडल एज एंड एल्डरली, है ना, यानी कि या तो मिडल एज में या फिर जो ज़्यादा जो उम्र के हैं उनमें ये होता है अक्सर। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, है। कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, कॉन्जेशन इन लंग्स, है ना, यानी कि जो इफेक्टिवली क्या है पंप नहीं कर पा रहा है, मतलब पंप नहीं करेगा तो अच्छे से जो बॉडी के ऑर्गन है उन तक क्या नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो साथ में क्या हार्ट का फेलियर है, हार्ट फेलियर है तो लंग्स के पास भी ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, है ना, तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, कंजेक्टिव हार्ट फेलियर और कंजेशन इन लंग्स, है ना। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, बीट करने से सडनली एक साथ ही रुक गया हार्ट, ठीक है, तो वो कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक अलग होता है, कार्डियक अरेस्ट में डायरेक्ट व्यक्ति मर ही जाएगा, बिल्कुल एक साथ रुक गया, चलते चलते कोई चीज़ एक साथ रुक जाए, है ना, ऐसे ये कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक क्या है, जो अक्सर आप सुनते रहते हैं, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, यानी कि जब ब्लड की सप्लाई पर्याप्त नहीं मिलती है तो अचानक से ये हार्ट की जो मसल्स है वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है ना, थोड़े समय के लिए डैमेज हो जाती है फिर चालू हो जाता है। तो 3 बार तक का जो हार्ट अटैक है वो तो ठीक है, उसके बाद तो फिर
मर ही जाता है व्यक्ति, है ना, चौथे हार्ट अटैक पर, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं हार्ट की जो मसल्स हैं। तो ये डिजीजेज हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो है चैप्टर जो है खत्म होता है। एक बार समरी और देख लेते हैं। समरी तो आप ये पढ़ लेना, ऑल वर्टवेट्स एंड फ्यू इनवर्टवेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट विद द पंपिंग ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द राइट वेंट्रिकल व्हिच इज कैरीड टू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न टू द लेफ्ट एंट्रियम। वही है जो हमने बताया था कैसे जाता है ना। द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट विद द पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आउटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है विच इज द कैरियर ऑफ द ब्लड टिश्यू एंड, और जो टिश्यूज के पास जाता है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, वेन्स के अंदर, वेन से फिर कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, जो वेना केवा लेकर के आती है। ठीक है, समझे। तो यहाँ हमारे जो है चैप्टर मेनली एंड हो जाता है। ठीक है, कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ दिक्कत हो तो हमें बताना। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, मैं वहाँ से आपको जो है समाधान दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।